हेलो मेरे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रॉयलिटी बायोलॉजी वाला। मेरा नाम अंकित राज और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल रॉयलिटी बायोलॉजी वाला पर। आज हम लोग क्लास 11th का जिस चैप्टर का नाम है वनस्पति जगत, जिसे हम लोग पादप जगत भी कहते हैं। ये क्लास हमारा 11th का चैप्टर हमारा 3 है NCERT बुक से। तो आज हम लोग इससे पहले कि हम लोगों ने जीव जगत का वर्गीकरण को हम लोगों ने कंप्लीट किया था। आज हम लोग नए चैप्टर, नए जुनून, नए जोश के साथ हम लोग शुरुआत करने वाले हैं। अगर आप सभी हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वनस्पति जगत। सबसे पहले जानेंगे वनस्पति जगत क्या होता है, वनस्पति जगत को क्यों हम लोग पढ़ रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने क्लास 11th का ही एक चैप्टर है, जिस चैप्टर का नाम है जीव जगत। जीव जगत में ही इसमें हम लोग 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जो हम लोग जीव जगत का वर्गीकरण पढ़ रहे थे, उसमें हम लोगों ने देखा था कि उसमें 5 जगत में बांटा गया था: मुनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया, जो कि और RH विटेकर साहब ने दिए थे। उसी में से हम लोग आज वनस्पति जगत को पढ़ने वाले हैं। तो जैसे कि आप सभी जान रहे हैं, आज हम लोग इस चैप्टर में जानेंगे इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ पढ़ना है। शैवाल, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के बारे में पढ़ने वाले हैं। पिछले अध्याय में हमने विटेकर यानी कि RH विटेकर के द्वारा 1969 ईस्वी में द्वारा सुझाए सजीवों के प्रमुख वर्गों के विषय में पढ़ा था। इसमें उन्होंने 5 जगत यानी कि मुनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया को बताया था। मुनेरा हो गया, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमिलिया और प्लांटी को क्या किया था, बतलाया था। इस अध्याय में हम लोग प्लांटी जगत यानी कि पादप जगत, जिसे हम लोग वनस्पति जगत भी कहते हैं, इसके बारे में तथा वर्गीकरण के विषय में विस्तार से पढ़ेंगे। हमें यहाँ पर इस बात पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि वनस्पति जगत के विषय में समय अनुसार बहुत परिवर्तन आया है। वनस्पति जगत की जैसे समय बीत रहा है, वैसे वैसे इसके जो हमारे वनस्पति जगत है उसमें बहुत सारे क्या आए हैं, परिवर्तन आए हैं। फंजाई जिसे यानी कि कवक जिसे कहते हैं, मुनेरा, प्रोटिस्टा वर्ग के सदा जिनमें कोशिका भित्ति होती है, यानी कि फंजाई, मुनेरा तथा प्रोटिस्टा जिनमें कोशिका भित्ति होती है, अब प्लांटी वर्ग से निकाल दिए गए हैं। इन्हें 2 जगत वर्गीकरण के अनुसार इन्हें पादप जगत में रखा गया था, परंतु अब जो मुनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई जो हैं, अब इन्हें पादप जगत से निकाल दिया गया है। जिनमें क्या थी, ये जो सब में कोशिका भित्ति क्या रहना है, इसका क्या था मेन लक्षण, जिनमें कोशिका भित्ति होती है, अब प्लांटी वर्ग से निकाल दिए गए हैं। यद्यपि पहले दिए गए वर्गीकरण के अनुसार एक ही जगत में होते थे, यानी कि पहले का जो दिया गया था वर्गीकरण 2 जगत वर्गीकरण, उसमें पादप जगत में ही इन सभी जीवों को रखा गया था। इसलिए जिन्हें साइनोबैक्टीरिया, नीलहरी शैवाल कहते थे, अब शैवाल नहीं है। जिन्हें हम लोग पहले साइनोबैक्टीरिया, जिसे कि हम लोग नीलहरी शैवाल कहते थे, वो अब शैवाल नहीं है। इस अध्याय में हम जो शैवाल है उसे हम लोग पादप जगत के अंतर्गत नील शैवाल भी कहते हैं। अब शैवाल नहीं है। इस अध्याय में हम प्लांटी के अंतर्गत शैवाल, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म तथा एंजियोस्पर्म के विषय में पढ़ेंगे। आओ इस तंत्र को प्रभावित करने वाले बिंदुओं को समझने के लिए एंजियोस्पर्म के वर्गीकरण को देखें। अब हम लोग एंजियोस्पर्म के वर्गीकरण को देखेंगे। पहले दिए गए वर्गीकरण में हम आकारिकी के गुण यानी कि मोर्फोलॉजी के आधार पर गुणों, प्रकृति, रंग, पत्तियों की संख्या तथा आकृति के आधार आदि पर वर्गीकरण करते थे। जो पहला हमारा 2 जगत वर्गीकरण था, उसमें हम लोग आकारिकी यानी कि मॉर्फोलॉजी, प्रकृति यानी कि नेचर और रंग यानी कि किस तरह से दिख रहा है, और फिर उसके पत्तियां, कितनी पत्तियां, पत्तियों के आधार पर हम लोग उसे वर्गीकरण करते थे। परंतु ये इसे 5 जगत में 2 जगत वर्गीकरण में अब वर्गीकरण के आधार पर वर्गीकरण करते थे। वे मुख्यतः कायिक गुणों अथवा पुमंग की रचना के आधार पर है तथा अब कैरोलस लिनियस के अनुसार ऐसे वर्गीकरण कृत्रिम थे। ये हमारे कैरोलस लिनियस जो थे वो 2 जगत वर्गीकरण को दिए थे, जो कि क्या थे, कृत्रिम वर्गीकरण थे।
यहाँ से पूछा जाएगा कृत्रिम वर्गीकरण किनके द्वारा दिया गया था, कैरोलस लिनियस के द्वारा। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं क्योंकि उन्होंने बहुत ही समीप वाली संबंधित स्पीसीज को अलग कर दिया था, इसका कारण था कि बहुत ही कम गुणों पर आधारित थे, जो ये दो जगत वर्गीकरण थे बहुत ही कम गुणों पर आधारित थे, इसीलिए वे सभी विफल हो रहा था। अब इसके बाद हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, इसका कारण था कि वे बहुत ही कम गुणों पर आधारित थे। कृत्रिम वर्गीकरण में कायिक तथा लैंगिक गुणों को समान मान्यता दी गई थी। जो कायिक कृत्रिम वर्गीकरण था उसमें कायिक और लैंगिक गुणों को, जो कायिक जो उसके लक्षण होते हैं और जो उनके लैंगिक जनन होते हैं, वो दोनों को समान मान्यता दी गई थी। अब वो जो कि अब स्वीकार नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि कायिक गुणों में प्राय जो कायिक गुण होते हैं वो प्राय पर्यावरण के अनुसार क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं, अनुसार परिवर्तन हो जाता है, उसमें कुछ चेंजेस हो जाते हैं। इसके विपरीत हम लोग अब दूसरा वर्गीकरण जो आता है उसके बाद आता है प्राकृतिक वर्गीकरण, जो कि प्राकृतिक वर्गीकरण किसने दिया था, जॉर्ज बेंथम तथा जोसेफ डॉल्टर हुकर ने इसे दिया था। जॉर्ज बेंथम तथा जोसेफ डॉल्टर हुकर ने प्राकृतिक वर्गीकरण को दिए थे, जो इसमें प्राकृतिक संबंध तथा बाह्य गुणों के आधार, इसमें क्या किस आधार पर इसको अलग किया गया था, इस वर्गीकृत किया गया था, तो इसके अनुसार प्राकृतिक वर्गीकरण जीवों में प्रकृति संबंधी तथा बाह्य गुणों के साथ साथ जो बाहरी गुणों का मार्फोलॉजी के साथ साथ भीतरी गुण यानी जैसे कि प्रारचना हो गया, शारीर यानी कि एनाटॉमी, भ्रूण विज्ञान यानी कि एम्ब्रियोलॉजी तथा पादप रसायन के आधार पर विकसित हुआ था, यानी कि इसमें बाहरी गुणों के साथ अंदर के गुणों को भी देखा गया था, इसलिए प्राकृतिक वर्गीकरण को अपनाया गया था। वर्तमान में हम जातीय वृत्ति वर्गीकरण तंत्र जो विभिन्न जीवों में विकासीय संबंध पर आधारित है। अब हम लोग किस चीज अभी जातीय वर्गीकरण तंत्र जो विभिन्न जीवों में विकासीय संबंध पर आधारित है को स्वीकार करते हैं। इससे यह पता चलता है कि समान टैक्सा के जीव के पूर्वज एक ही थे, यानी कि हमारे पूर्वज एक ही हैं, इसलिए हम लोग जातीय वृत्ति वर्गीकरण को अपना रहे हैं। अब हम वर्गीकरण की कठिनाइयों को हल करने के लिए विभिन्न सूचनाओं तथा अन्य स्रोतों का उपयोग करते हैं। यह तब और भी कठिन हो जाता है उसके पक्ष में कोई जीवाश्म प्रमाण उपलब्ध हो ना हो, जब ऐसे हम लोग और भी कठिन होता है उसके पक्ष में जब कोई भी जीवाश्म प्रमाण उपलब्ध ना हो। फिर होता है हम लोग संख्यात्मक वर्ग की, जिसे अब सरलता से कंप्यूटरीकृत किया जा सकता है। सभी अवलोकनीय गुणों पर आधारित है। सजीवों के सभी गुणों को एक नंबर तथा एक कोड दिया जाता है। संख्यात्मक वर्गीकरण में क्या किया जाता है, सभी गुणों को एक नंबर तथा एक कोड दिया जाता है और इसके बाद इसे प्रोसेस किया जाता है। इस प्रकार प्रत्येक गुण को समान महत्व दिया गया है और उसी समय सैकड़ों गुणों को ध्यान में रख सकते हैं। आजकल के वर्गीकृत संख्यात्मक वर्ग की, जिसे अब सरलता से कंप्यूटरीकृत किया जा सकता है, सभी अवलोकनीय गुणों पर आधारित है। सजीवों के सभी गुणों को एक नंबर तथा एक कोड दिया जाता है और इसके बाद इसे प्रोसेस किया जाता है। इस प्रकार प्रत्येक गुण को समान महत्व दिया गया है और इसी समय सैकड़ों गुणों को ध्यान में रख सकते हैं। आजकल वर्गीकी विविध भ्रांतियों को दूर करने के लिए कोशिका वर्गीकी में कोशिका विज्ञानी सूचनाओं जैसे क्रोमोसोम्स की संख्या, आजकल जो वर्गीकरण किया जा रहा है वो क्रोमोसोम की संख्या, क्रोमोसोम की रचना, उनका व्यवहार तथा रसायन वर्गीकी जो पात्रों के रासायनिक कारकों का उपयोग करते हैं, इन सभी चीजों के आधार पर किसी भी जीवों को वर्गीकृत किया जाता है। ये हमारा जो पादप जगत का इंट्रोडक्शन था वो खत्म होता है। मिलेंगे अगली वीडियो में, हम लोग सवाल को स्टार्ट करेंगे ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। ये सारा वीडियो प्रतिदिन एक वीडियो आता रहेगा। तो आप सभी को फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।